अधिकारों के प्रकार यानी कि अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं ये अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आगे अधिकारों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है? प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। ये 3 मुख्य रूप से जो है अधिकारों के प्रकार हैं। इनके बारे में आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमने बताया प्राकृतिक अधिकार। देखिए आपको नाम से पता लग रहा है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, जो अवस्थाएं हमें नेचर से मिली हैं। तो इस प्रकार के अधिकार जो हमें नेचर से मिले हैं उसको हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकार जो राज्य और समाज से भी पहले मनुष्यों को मिले हुए थे उसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब जो है प्राकृतिक अधिकार माने जाते हैं। जैसे इंग्लैंड के दार्शनिक जॉन लॉक का विचार है कि समाज और राज्य की स्थापना से पहले भी व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में कुछ अधिकार प्राप्त थे, तो यही प्राकृतिक अधिकार समझे जाते थे। हमने पिछले वीडियो में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी हमने किया था, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक अधिकार हम किसे कहते हैं, यानी कि जो राज्य और समाज के निर्माण से पहले ही जो अधिकार मनुष्य को मिले हुए थे, प्रकृति से ही जन्म से अधिकार जो मिले होते हैं उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। अगला आता है नैतिक अधिकार। अधिकार जो है वो नैतिक आधार पर दिए जाते हैं। काफी सारे अधिकार नैतिक आधार पर दिए जाते हैं जिसे मनुष्य और समाज दोनों के हित के लिए आवश्यक समझा जाता है। तो मनुष्य और समाज दोनों के हित के लिए व्यक्ति को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो नैतिक आधार पे होती हैं और उन्हें ही हम नैतिक अधिकार कहते हैं। जैसे जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता है, धर्म का पालन करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, संपत्ति रखनी है, ये सभी सुविधाएं जो है मनुष्य की भलाई के लिए हो सकती हैं। लेकिन इससे समाज जो है वो तभी आगे बढ़ेगा जब ये अधिकार नैतिक आधार पर हों। तो ऐसे अधिकारों के पीछे कानून की मान्यता या दबाव हो या ना हो, लेकिन नैतिक आधार जरूर होता है। तो जो अधिकार नैतिक बैकग्राउंड वाले होते हैं, जिन्हें नैतिकता के आधार पर जिनकी विवेचना की जाती है, उसे हम नैतिक अधिकार कहते हैं। जैसे एक पिता जो है अपने पुत्र से सेवा करवाने का अधिकार रखता है, ये एक नैतिक अधिकार है। एक पुत्र जो है अपने पिता से पालन पोषण करवाने का अधिकार रखता है, ये नैतिक अधिकार है। लेकिन इनके पीछे कानून की शक्ति नहीं होती है, लेकिन ये नैतिक आधार पे होते हैं, इसलिए हम इसे नैतिक अधिकार कहते हैं। अगला है कानूनी अधिकार। तो जिन अधिकारों को राज्य की स्वीकृति मिल जाती है उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। इन्हें हम वैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं, यानी कि विधान द्वारा जिन अधिकारों को स्वीकृति मिल गई उसे वैधानिक अधिकार कहते हैं। जीवन, संपत्ति, परिवार आदि के अधिकार जो है राज्य द्वारा स्वीकृत होते हैं, राज्य जिनको मान्यता देता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इनको छीनने की कोशिश करता है तो जो राज्य है वो कानूनों के द्वारा इनकी सुरक्षा करता है और जो छीनने वाला है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। इसके 4 उपभाग हैं। कौन कौन से उपभाग हैं? मौलिक अधिकार, नागरिक या सामाजिक अधिकार, तीसरा है राजनीतिक अधिकार और चौथा है आर्थिक अधिकार। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है मौलिक अधिकार। क्या होता है? मौलिक मतलब होता है बेसिक या फंडामेंटल। तो जो फंडामेंटल राइट है उसको क्या कहते हैं कि ये जो राइट होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो मनुष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं और वो शर्तें पूरी करना ही मौलिक अधिकार होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विकास के लिए जो सामाजिक शर्तें बहुत जरूरी हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में भी भाग 3 यानी कि पार्ट 3 के अंदर जो है 6 मौलिक अधिकार वर्णित हैं। आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो ये पहला प्रकार है कानूनी अधिकार का। दूसरा है नागरिक या सामाजिक अधिकार जिसे हम कहते हैं। ये वे सामाजिक सुविधाएं होती हैं जिनके बिना एक सभ्य समाज नहीं बन सकता, यानी कि
सभ्य जीवन जो है वो संभव नहीं है। तो एक सभ्य जीवन को संभव बनाने के लिए जो परिस्थितियां या जो अवस्थाएं मनुष्य को मिलती हैं उसे हम नागरिक या सामाजिक अधिकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप विचार प्रकट कर सकते हैं, सभाएं बुला सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें सभ्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन क्या होता है कि इनके ऊपर सरकार अंकुश लगा सकती है। अशांति काल में या आपातकाल की स्थिति में सरकार इनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये होते हैं नागरिक अधिकार। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा है राजनीतिक अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार वो होते हैं जो नागरिकों को अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का मौका देते हैं। ठीक है, राजनीतिक अधिकार क्या करते हैं? देश के जो नागरिक होते हैं उनको देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अवसर देते हैं। जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। लेकिन विदेशियों को और जो सिविलियंस नहीं है, सिटीजन्स नहीं है, और जो बालिग नहीं है यानी कि नाबालिग है, पागल है, दिवालिया है या अपराधी हैं, उनको ये अधिकार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो ये होते हैं राजनीतिक अधिकार। अगला आता है आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स। ये क्या होते हैं? ये वे सुविधाएं होती हैं जिनके बिना व्यक्ति की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। आर्थिक प्रगति का मतलब है कि मनुष्य जो है वो संपत्ति नहीं जुटा पाएगा, आजीविका नहीं कमा सकता है। तो आर्थिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक राज्यों में प्रत्येक नागरिक को काम करने का अधिकार है। ठीक है, मनरेगा इसी का एक एग्जाम्पल है भारत में। उचित पारिश्रमिक लेने यानी कि न्यूनतम वेतन के जो कानून है वो इसका उदाहरण आप बता सकते हैं। छुट्टी का अधिकार है, अवकाश प्राप्त करने का अधिकार। ये आर्थिक अधिकार होते हैं। काम करने का अधिकार मतलब सबसे ज़रूरी है कि सभी मनुष्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों की स्थापना या उनको लागू करना ही आर्थिक अधिकार होता है। या साधारण शब्दों में हम कहें कि आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य है और इसमें सभी लोगों को आर्थिक संरक्षण दिया गया है, यानी कि सब लोगों को आजीविका कमाने का अधिकार है। इसे ही हम आर्थिक अधिकार कहते हैं। तो ये थे अधिकारों के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स के जो है अधिकार हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और अब हम टेक्स्ट बुक से एक टॉपिक लेते हैं, मानवीय गरिमा के बारे में। कांट। कांट जो है ये कौन था? इमैनुअल कांट इसका पूरा नाम था। जर्मनी का फिलोसफर था। जर्मनी 18वीं सदी का जर्मनी का फिलोसफर कांट। उसके क्या विचार थे? कांट का कहना था कि हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। दो चीज़ें होती हैं, या तो किसी की कीमत या प्राइस होता है या फिर गरिमा होती है, डिग्निटी होती है। तो जिसकी कीमत होती है उसको, उसकी जगह तो उसके समान दूसरी कोई वस्तु भी हम रख सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। लेकिन जिसकी गरिमा होती है ये सबसे ऊपर है और जिसका कोई समतुल्य नहीं होता है उसकी गरिमा होती है। तो जिसकी गरिमा होती है हम उसका अल्टरनेटिव जो है आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू या उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो किसी के समतुल्य नहीं होता है, इसलिए वो सबसे ऊपर होता है, सभी कीमतों से ऊपर होता है, उसकी गरिमा होती है। तो कांट के अनुसार जो सभी प्राणियों के अंदर जो मनुष्य है उसकी गरिमा होती है, कीमत नहीं होती है। तो इसी कारण वे अपने आप में बहुमूल्य हैं। और उनका कहना था कि मनुष्य के पास गरिमा है, इसलिए मनुष्य होने के नाते उसके साथ उसके अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए, चाहे मनुष्य कैसा भी हो, चाहे वो अशिक्षित है, गरीब है, शक्तिहीन है, बेईमान है, अनैतिक है, लेकिन वो अंत में एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही लेकिन उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और वो प्रतिष्ठा पाने का अधिकारी होता है। तो ये कांट के लिए जो है लोगों के साथ गरिमामय बर्ताव करने का अर्थ ये था कि उनके साथ नैतिकता से पेश आना, और यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कांट के विचार जो है मनुष्य को गरिमामय समझते हैं, मनुष्य की जो गरिमा है उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान वो देते हैं और किसी भी वस्तु की कीमत से ऊपर उनको माना गया है। और अंत में ये टॉपिक है मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की जो प्रस्तावना है उसके बारे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। ये जो विश्वव्यापी घोषणा है ये यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, जनरल असेंबली जिसको हम कहते हैं,
उसने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कर दी। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको हम कहते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसको स्वीकार किया और इसे लागू कर दिया गया। तो इसी आधार पे बहुत सारे देशों ने, यानी कि जो भी इसके मेंबर नेशंस थे, उनको एक तरह से गाइडेंस मिली कि वो सभी अपने अपने देश के अंदर नागरिकों को इसी प्रकार के मानव अधिकार प्रदान करें। और भारत ने भी इसी कदम को उठाते हुए मौलिक अधिकार जो है संविधान में डाले। भारत के संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 में रिमूव कर दिया गया था 44वें संशोधन के अनुसार। तो ये थे मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। इसकी प्रस्तावना के बारे में यहाँ दे रखा है, आपकी PDF जो आपके पास बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है। इस चैप्टर में अगर आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। बाकी अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें और इससे नोट्स बनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।